नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं फिर हाजिर हूं एक नए से टॉपिक के साथ। हेलो एल्केन के वर्गीकरण के बारे में मैंने इसके पहले आपको ये बता चुका हूं दोस्तों। अब शुरुआत है कि हेलो एल्केन की बनाने की विधियां, जिसमें आज मैं एक बहुत आसान सा टॉपिक लेके आपके सामने हाजिर हूं, जिसमें एल्कीनों पर एक बार हेलोजन का योग करा के देखा जाएगा, वहां से भी हेलो एल्केन को हम लोग बनाएंगे। एक बार एल्कीनों पर एचएक्स का योग करा के वहां से भी हम लोग हेलो एल्केन बना के देखेंगे। तो हम लोग शुरुआत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके अंतर्गत जब हम एल्कीनों पर हेलोजन का योग करवाएंगे तो वहां पे दो नियम आएंगे, एक हैरास प्रभाव आता है और एक मार्कोनी का आपका नियम आता है। तो उन दोनों को देखते हुए उनके बारे में विस्तार से पढ़ते हुए हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे और हेलो एल्केन बनाने की विधियों में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि लिखा भी है कि एल्कीनों पर एक बार हम हाइड्रोजन का योग करवाएंगे, एक बार एल्कीनों पर हम ये एचएक्स का योग करवाएंगे और हम लोग का प्राप्त करेंगे हेलो एल्केन। तो देखिए पहले शुरुआत से एक बार जो हेलोजन से योग करवाना है दोस्तों, हेलोजन से योग में करना क्या है आपको। देखिए पहले हम एल्कीन को लेंगे। एल्कीन में कोई भी एल्कीन हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे कोई नियम या कोई वैधता नहीं है कि अगर मैं पहली हेडिंग यहाँ पे बनाऊं कि हेलोजन का योग कराने पर, हेलोजन का योग कराने पर, यानी हेलोजन का योग अगर करवाते हैं, किस पर करवाना है दोस्तों, एल्कीनों पर करवाना है। देखिए अगर एल्कीनों पर हम करवाएंगे तो एल्कीन में मैं एक बहुत आसान सा सिंपल सा लेते हैं जिसको हम लोग कहते हैं एथिलीन। अगर मैं दोस्तों यहाँ पे प्रयोग करूं एथिलीन का, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ का आता है, CH2 आता है। अगर मैं इनका योग करवाता हूं, योग में मैं यहाँ पे ले रहा हूं, देखिए दोस्तों यहाँ पे Cl2 ले लिया गया, लेकिन यहाँ पे अगर जब एल्कीनों पर योग करवाएंगे तो योग करवाने के बाद यहाँ होगा क्या। अब ये मुख्य बातें यहां से समझनी है आपको। मुख्य बातें ये हैं कि आप इसी तरह से डायरेक्ट आप नहीं करवा देंगे कि यानी एल्कीन पर हम लोग क्लोरीन का डायरेक्ट योग करवाएंगे। यहाँ पे कुछ अक्रिय विलायकों के रूप में, कुछ जैसे अक्रिय विलायक के रूप में हम लोग मान लेते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ले लीजिएगा, चाहे आप CCl4 का भी प्रयोग कर सकते हैं जिसको पायरीन बोला जाता है दोस्तों, या ये दोनों जो है अक्रिय विलायक हैं, या यहाँ पे हैलोजन वाहक के भी रूप में हम ले सकते हैं, FeCl3 हो सकता है, या यहाँ FeBr3 हो सकता है, ये हैलोजन वाहक हैं। या अगर ये नहीं आप जान पाते हैं तो इनको उपस्थिति में आप क्या रख सकते हैं, HNu का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो हमने यहाँ पे कहा दोस्तों कि कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, पायरीन हो गया, ये तो अकार्बनिक विलायक हैं। एक तरीके से कहने का मतलब है कि इसको अक्रिय विलायक या अकार्बनिक विलायक के हैं ये। यहाँ पे हाइड्रोजन वाहक के रूप में FeCl3 है, FeBr3, वैसे भी आप जानते होंगे ये लुईस अम्ल का कार्य करते हैं। यहाँ पे ये HNu का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। जब हम योग करवाएंगे एल्कीन के ऊपर, किसका योग करवाया जा रहा है, Cl2 का। जब Cl2 का दोस्तों आप योग करवाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात ये समझना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो उनमें एक निश्चित है कि एक पाई बॉन्ड होगा और एक सिग्मा बॉन्ड होगा। जो पाई बॉन्ड होता है, कहीं से भी अगर एक पाई बॉन्ड आप तोड़ते हैं तो वहां से 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा, क्योंकि एक जहां केवल सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन अगर एक से जितने भी अधिक बॉन्ड होना स्टार्ट हो गया तो उसमें समझ जाइए कि सिग्मा एक ही रहेगा। जो वृद्धि हो रही है बंधों में वो पाई बंधों में वृद्धि हो रही है। तो यहाँ 2 बॉन्ड है, अगर मैं एक को सिग्मा मानता हूं तो एक का होगा पाई, और एक पाई बॉन्ड को अगर आप तोड़िएगा तो आप वहां पे 2 सिग्मा का हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो कितना आसान है कि एक पाई बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए और ये जो Cl है, एक Cl आप इस साइड और एक Cl आप इस साइड आपका ले जाके जोड़ सकते हैं। देखिए एक Cl यहाँ पे जोड़ेंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटने के बाद मैंने कहा कि एक बॉन्ड टूटने का मतलब है कि यहाँ भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, यहाँ भी एक बॉन्ड कम हो जाएगा, और Cl जब जाएगा तो दोनों की भरपाई कर लेगा। मतलब ये कि एक बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए और दोनों तरफ Cl को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे यहाँ एक बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, एक Cl आप यहाँ पे लगा दीजिए और एक Cl आप यहाँ लगा दीजिए। अब जोड़ेंगे देखिए
तो यहां हो जाएगा CH2 और सिंगल बॉन्ड यहाँ Cl, जो कि ये सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे एक बॉन्ड बचेगा, यहाँ आपका CH2 और नीचे आ गया आपका कहा Cl। तो ये बहुत आसानी से आपने सीखा होगा कि एक पाई बॉन्ड टूटता है तो किसमें कितने सिग्मा बनते हैं। ये जो मैंने तोड़ा इसको हमने मान लिया ये कैसा बंद है पाई, लेकिन आपने एक पाई बॉन्ड को तोड़ा तो कितने सिग्मा आपने बना लिए, 2। यहाँ आप देखिए ये भी सिग्मा और ये भी क्या है, सिग्मा है। और एक बात और भी हम आपको बता दें कि जिसमें पाई होता है वो पाई की इस एथिलीन की अपेक्षा जो यहाँ ये आपका उत्पाद बना ये ज्यादा अस्थायी होगा। अस्थायी इसलिए होगा क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं उसमें बहुत ज्यादा मजबूती होती है। मजबूती होने के कारण उनको हम जल्दी तोड़ नहीं सकते, उनकी वियोजन ऊर्जा भी ज्यादा होती है। तो इसलिए माना जा सकता है कि ये जो आपका बना होगा ये ज्यादा स्टेबल होगा, यानी ज्यादा स्थायी होगा किसके कंपेयर में, एथिलीन के। वैसे तो ये एथिलीन माना गया था, आप कह सकते हैं कि एथिलीन से हमने क्या बना दिया, वैसे तो ये बिस्फेनॉल में आएगा। अब इसका नाम लिखेंगे तो 1,2 हो जाएगा, यानी 1,2-डाई क्लोरो एथेन आप लिख सकते हैं क्योंकि 2 कार्बन है। या इसको हम लोग बिस्फेनॉल डाई क्लोराइड भी बोला जा सकता है, बिस्फेनॉल डाई क्लोराइड हो जाएगा। वैसे भी आप ये पढ़े होंगे, पहले भी मैं बता रखा हूं इसके बारे में कि आपको कैसे ये पढ़ना है। कि पढ़ने के लिए बिस्फेनॉल कब होता है, जब दोनों एडजस्टन यानी अलग अलग वाले कार्बन से अगर आपको कोई हाइड्रोजन समूह का कोई भी जुड़ा होता है तो किस में चला जाता है, बिस्फेनॉल में। और अगर एक ही कार्बन से अगर 2 हाइड्रोजन के जुड़े होते हैं तो हम क्या कहते हैं, जेमिनल कहते हैं। तो जेमिनल और बिस्फेनॉल इसमें आप जान लीजिएगा, पहचान भी लीजिएगा। ये हमें आज का ये हमारा मेथड नहीं है, हमें बनाना का हैलो एल्केन, जो कि ये आपका Cl और यहाँ भी Cl आ गया तो इसका मतलब ये आपने हैलो एल्केन को तैयार कर लिया। तो पहली विधि ये हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको देखिए एक बहुत आसान सी चीज है कि यहाँ पे मैंने Cl लिया, Cl से भी बेहतर होता कि अगर मैं यहाँ किसका प्रयोग कर देता, ब्रोमीन का करता। ब्रोमीन का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ब्रोमीन में ज्यादा बेहतर देके जाएगा। इसलिए बेहतर आपको देके जाएगा, देखिए कि यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में जो हैलोजन वाहक आपने लिया, हैलोजन वाहक के रूप में जो दोस्तों का किया गया, प्रयोग किया गया। लेकिन अगर Br2 का मैं प्रयोग करता, मैंने कहा कि जैसा कि यहाँ पे अगर हम Br2 ले लेते तो Br2 को आप जानते हैं इससे पहचान होती है किसकी, असंतृप्तता की, या कह सकते हैं कि एल्कीन की भी आप क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। अभी आप देखिए सपोज दैट मान लीजिए इसका जो कलर होता है इसके साथ अगर जब भी आप लीजिएगा दोस्तों तो यहाँ पे हम अगर Cl आप लिए थे तो Cl जब यहाँ पे Cl लिया गया था तो आप प्रयोग कर सकते थे किसका, FeCl3 का, ये भी आप जानते रहिएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर जब हम प्रयोग करते हैं किसका, Br का, तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा हम CCl4 का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इन दोनों का जो मिश्रण होता है वो उसका कलर गहरा भूरा कलर का होता है। ये अभी ब्रोमीन और ये जो होता है ये भूरा कलर का एक मिश्रण है। इस भूरे कलर के मिश्रण को मैंने जैसे ही एथिलीन के अंदर मिलाए होंगे, अब तक इसका कलर भूरा था, लेकिन जैसे ही इसके मिश्रण को इसमें मिलाया गया होगा ये जो आपका कंपाउंड प्राप्त हुआ होगा इसका जो कलर होगा ये कैसा होगा, रंगहीन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमको 2 ट्यूब दिया गया, एक ट्यूब ये हो गया, मान लीजिए एक ट्यूब ये हो गया, एक में हमें मालूम है कि एल्केन भरा हुआ है, ये एल्केन है, और एक में हम मान लीजिए आपको बता दें कि ये मान लीजिए आपका क्या भरा हुआ है, एल्कीन है। अब दोनों में कलर चेक करना है कि ये एल्कीन कौन है और एल्केन कौन है, तो बहुत आसानी से दोनों में हम क्या करेंगे कि ब्रोमीन और ये पायरीन के मिश्रण को हम मिला दें। जब ब्रोमीन और पायरीन के मिश्रण को अगर दोनों में मिलाओगे तो इसमें मिलाने के बाद इसके रंग में या इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो समझ जाना वो क्या है, एल्केन है। लेकिन अगर हम ब्रोमीन के साथ, इसका कलर जो होता है वो भूरा कलर का होता है ब्रोमीन का, आप जानते रहिएगा दोस्तों। देखिए जब इसके मिश्रण को हमने एल्कीन में मिलाया तो इसका जो लाल भूरा कलर था वो लाल भूरा कलर का हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और वो जो आपको प्राप्त होता है वो क्या हो जाता है, रंगहीन, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि ये एल्कीन है और ये क्या है दोस्तों, एल्केन है। तो हमें आशा है कि आप इस विधि को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद की जो विधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हैलोजन अम्लों का योग करवाना है।
हाइड्रोजन अम्लों का देखिए हम लोग योग कैसे करवा के पढ़ेंगे, कितनी आसानी से आप सीखेंगे और पढ़ेंगे, देखिएगा दोस्तों। चलिए यहां पे जो लिखा गया है एल्कीन से ही अभी आपको बनाना है, एल्कीन से ही बनाएंगे दोस्तों। लेकिन एल्कीन में अब हमको लेना है, देखिए इसके अंतर्गत एल्कीन का जब हाइड्रोजन से योग करवाएंगे तो नियमों का आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे यहां पे देखिए एल्कीन पर हाइड्रोजन अम्लों का योग करवाना है, HX का योग, HX का योग। अब HX का योग हम इसी तरह नहीं करवा सकते। देखिए जैसे एक मैं सिंपल सी बात लेता हूं कि एथिलीन का मैंने प्रयोग किया, यहां डबल बॉन्ड है और ये आपका HX से योग करवाना है। जब यहां पे आप HX से योग करवाएंगे, अभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। जैसा कुछ देर पहले आपको बताया गया, इसमें H भी है और इसमें X भी है। H के ऊपर एनी टाइम प्लस होता है दोस्तों, X के ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। अभी आप संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब ये है कि एक बॉन्ड को आप तोड़ दीजिए। पाई मैंने अभी बताया, एक पाई अगर एक पाई बॉन्ड आप तोड़ेंगे तो कितने सिग्मा बनते हैं, 2 सिग्मा बनेंगे। एक पाई बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड का निर्माण होगा। यानी आपके अभी अपनी स्वेच्छा के हिसाब से आप चाहें तो इसको यहाँ H को भेज दें, आप यहाँ चाहें तो किसको भेज दें, X को, या आपका मन करे तो X आप यहाँ भेज दीजिए, H आप यहाँ भेज दीजिए, बात वही आएगी। और यहाँ उत्पाद के रूप में आपको देके जाएगा CH3 CH2 और यहाँ का हो जाएगा X। ये काम आप तब आसानी से कर ले गए जब ये एल्कीन कैसी है दोस्तों, सममित है। देखिएगा अब कहानी आपकी स्टार्ट हो गई। जब सममित एल्कीन है तो सममित एल्कीन पर आप बहुत आसानी से हैलोजन अम्लों का योग करा के यौगिक आप बना सकते, जो कि ये हैलो एल्कीन का सदस्य है। लेकिन अगर मान लीजिए एल्कीन का पारा बदल गया, पारा ये बदल गया कि एल्कीन सममित के बजाय, देखिए सममित और असममित में कितने बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर सममित और असममित कैसे पहचाने। देखिए यहाँ पे पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि अगर यहाँ पे जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये डबल बॉन्ड आप देख लीजिए, डबल बॉन्ड के आप बाएं और दाएं अगर कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या बराबर है दोस्तों तो समझ जाना वो सममित है, और अगर बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असममित। इसका मतलब ये सममित का कार्य करेगा। यहां अगर आप देखेंगे CH3 है, यहाँ आपका CH है और यहाँ डबल बॉन्ड आपका क्या है, CH2 है। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड को अगर तोड़ते हैं तो ये आप देखेंगे कि इधर आपको कार्बन हाइड्रोजन ज्यादा है और इधर कार्बन हाइड्रोजन का है दोस्तों कम है। तो किस प्रकार की ये एल्कीन है, असममित एल्कीन है। अब असममित एल्कीनों पर अगर हैलोजन अम्लों का योग करवाएंगे तो उसके लिए हमको चीजें देखनी पड़ेंगी। देखनी ये है कि वो इस पे किस तरीके से क्या उत्पाद बन के जाएगा, उसमें कौन ज्यादा बनेगा कौन कम बनेगा, और किसके ऊपर मार्कोनी आपका रूल लगेगा किसके ऊपर नहीं। तो पहले अब हम लोग सीधे इसके योग कराने से पहले मैंने ये तो बता दिया, HX को योग कराने से पहले आप एक मेरी बात आसानी से सुन लीजिए, और बहुत गुण बातें हैं कि अगर कभी भी आप एल्कीनों पर कभी भी अगर आप हैलोजन अम्लों का योग करवाते हैं तो उस दौरान आपके दिमाग में दोस्तों एक बात ये जानी चाहिए कि कभी भी असममित एल्कीन आते ही हैलोजन अम्ल का योग करवाओगे तो मार्कोनी-काप का नियम वहां एक्टिव हो जाएगा, और मार्कोनी-काप के नियम के अनुसार हमको उत्पाद का करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यानी एल्कीनों पर HX का योग कराने से पहले हमको पढ़ना कौन पड़ता है दोस्तों, मार्कोनी-काप का नियम। अब मार्कोनी-काप का नियम क्या कहता है, पहले मार्कोनी-काप का नियम आप पढ़ लेंगे तो भी आप काम कर पाएंगे। पहली बात ये आती है, देखिए यहां मैं हेडिंग ही डाल दे रहा हूं, मार्कोनी-काप का नियम। मार्कोनी-काप का नियम हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोस्तों, और बहुत प्यार से आप समझिएगा। देखिए मार्कोनी-काप के नियम में आपको करना क्या है, पहली बात, पहला नंबर आप जान लीजिए, मार्कोनी-काप का नियम लिखेंगे अगर तो मार्कोनी-काप का नियम, मार्कोनी-काप का नियम असममित एल्कीनों पर लागू होता है। कैसा, असममित
असममित एल्कीन पर लागू होता है। पहली बात जो कि क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप कहीं भी मार्कोनी-काफ का रूल नहीं लगा सकते, यानी मार्कोनी-काफ का नियम असममित एल्कीन पर ही क्या होगा, लागू होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इनका नियम लिखें कि मार्कोनी-काफ का नियम क्या कहता है, तो मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार अगर हम कहें दोस्तों तो कह सकते हैं कि मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार द्विबंधित कार्बन जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी वहां धनात्मक वाला भाग जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहां ऋणात्मक वाला भाग का करेगा जाएगा। ये देखिए मैं लिख भी दे रहा हूं मार्कोनी-काफ का नियम, अगर आपको नहीं मालूम है लिखेंगे। देखिए मार्कोनी-काफ के अनुसार असममित एल्कीनों के विबंधित कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वहां ऋणात्मक वाला भाग, जिस पर अधिक होगी कौन जाएगा, अधिक होगी वहां धनात्मक वाला भाग, धनात्मक वाला भाग तथा जहां कम होगी वहां ऋणात्मक वाला भाग। कौन सा भाग जाएगा, ऋणात्मक वाला भाग जाता है। ये बहुत आसानी से भाग जाता है। तो ये है किसका रूल, मार्कोनी-काफ का नियम है दोस्तों। कि अगर कभी आपसे कोई पूछता है कि मार्कोनी-काफ का नियम कहते किसे हैं, मैंने लिख दिया मार्कोनी-काफ का नियम असममित एल्कीनों पर ही का होता है, लागू होता है। मैंने कहा सममित असममित कैसे पहचानोगे वो भी बता दिया। मैंने लिख दिया कि मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार असममित एल्कीनों के द्विबंधित का मतलब जो दोनों कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं, द्विबंधित कार्बन परमाणु जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी वहां धनात्मक वाला भाग तथा जहां कम होगी वहां कौन भाग जाएगा, ऋणात्मक वाला भाग चला जाता है। ये बात किसने बताई बच्चों, मार्कोनी-काफ साहब ने बताई। अब देखिए इनके अनुसार, अब आपको नियम अगर मालूम हो गया तो अब इनके नियम के अनुसार उत्पाद कैसे बनेगा, अब आप बहुत आसानी से पहले इनके नियम को आप पढ़ लेंगे, उसके बाद इनकी क्रियाविधि को भी हम बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि आप छोड़ के जाएंगे पूरा नहीं देखेंगे तो जान लीजिए कि आपको वीडियो का मजा जो है वो अंत में ही होता है, संपन्न ही इसका सबसे बेहतरीन जान लीजिए पड़ाव होता है, लेकिन बच्चे चले जाते हैं छोड़ के। देखिए यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो अब हम लिख रहे हैं, देखिए CH और यहाँ आ गया CH2। ये सबको देख के ही मालूम हो रहा होगा कि ये किस प्रकार की एल्कीन है, असममित है, जिसका नाम है दोस्तों प्रोपीन। ये अगर लिखे तो इसको हम प्रोपीन पढ़ते हैं। हम इस पर योग करवा देते हैं, देखिए HBr का। अभी हम बताएंगे कि क्यों मैं HCl नहीं ले रहा हूं, क्यों मैं HI भी नहीं ले रहा हूं। देखिए मैंने HBr का योग करवाया। HBr का जब आप योग करवाओगे तो यहां से कितना आसान है, यहां से दो चीजें बनने की संभावना, मैं दोनों को आपको बना रहा हूं। देखिए दो बनने की संभावना का मतलब यह है कि अगर यहां से आप बनाते हैं, देखिए तो एक अगर AHX के साथ योग करवा रहे हैं, ऊपर यहां मैंने लिख दिया HBr और यहां भी नीचे भी लिख दिया किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, HBr के साथ। यहां H हरदम प्लस होगा दोस्तों, ये होगा माइनस, यहां प्लस होगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए इतना होने के बाद ये द्विबंधित कार्बन है, हमको इससे नहीं मतलब। मैंने कहा कि हाइड्रोजन वहां ज्यादा या कम देखना है जो दो बंधों से जुड़े हों कार्बन। ये द्विबंधित कार्बन है दोस्तों, ये भी डबल बॉन्ड से जुड़ा, ये भी। अब इन दोनों बंधों में अगर आप देखेंगे तो यहां हाइड्रोजन ज्यादा है
और यहाँ हाइड्रोजन का है कम है। तो एक बार हम ऐसा करते हैं कि हम धनात्मक वाले भाग को यहाँ भेज देते हैं और ऋणात्मक वाले भाग को यहाँ भेज देते हैं। तो एक उत्पाद हमको ये देके जाएगा CH3 हो जाएगा, और यहाँ देखिए ये कम है जहां वहां ऋणात्मक चला गया, यहाँ हो जाएगा Br और यहाँ का आ जाएगा CH3। ये किसके अनुसार है? ये ही मार्कोनी काप के रूल के अनुसार है, क्योंकि ये देखिए जो धनात्मक वाला भाग था मैंने उसको यहाँ भेज दिया और जो ऋणात्मक वाला था मैंने उसको कहाँ भेज दिया? इधर। और भेजा कब गया होगा? इसका मतलब है कि ये जो पाई बॉन्ड होगा दोस्तों ये चला आया होगा इधर और ये चला आया होगा, यानी जब ये माइनस यहाँ गया तो प्लस वाला इसके पास आ गया, ये माइनस वाला किसके पास आएगा? प्लस के बाद ये बन गया। ये उत्पाद जो बना होगा ये कितना % लगभग बना होगा? 80% के आसपास ये मार्कोनी काप के रूल के अनुसार बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे उल्टा कर दीजिए, उल्टा अगर करते हैं कि मान लीजिए ये पाई बॉन्ड घूम के इधर चला गया होता, जब ये पाई बॉन्ड इधर जाता तो यहाँ पे दोस्तों माइनस होता और यहाँ पे क्या आ जाता? प्लस। अगर यहाँ माइनस आता तो प्लस वाला इसके पास जाता, तो ये उत्पाद बनने की संभावना होती कि यहाँ आपको मिल जाता CH2 हो जाता और यहाँ पे आपको मिल जाता CH2Br। यानी अगर हम पाई बॉन्ड को इधर के बजाय इधर घुमाए होते तो उत्पाद ये बनता, जो कि ये कितना % सही है? केवल 20% सही है। तो यानी मार्कोनी काप के रूल के अनुसार हमने देखा तो हमको ये प्राप्त हो गया दोस्तों कि अगर हम असममित एल्कीन पर हैलोजन अम्लों का, हैलोजन में मैंने HBr लिया, HBr का जब योग कराया गया तो 2 उत्पाद बना। 2 उत्पाद में हमने देखा कि जब पाई बॉन्ड को मैंने इधर घुमा दिया जिधर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो इधर माइनस हो गया, इधर प्लस। माइनस वाले के पास ये प्लस वाला चला गया और ये माइनस वाला चला गया प्लस के पास, तो ये बन गया, जो कि ये ज्यादा अस्थायी है, स्टेबल है। और अगर मान लीजिए पाई बॉन्ड को मैं इधर घुमाया होता तो इधर माइनस होता और इधर का आ जाता? प्लस आ जाता और उत्पाद के रूप में ये बनता, जो कि ये स्टेबल नहीं। अब स्टेबल क्यों नहीं है, मेरी बातों को समझना। अगर हम कार्बोधनायन की बात करें दोस्तों, ध्यान देना, कार्बोधनायन की बात करें तो कार्बोधनायन में देखिए जो तृतीय कार्बोधनायन होता है, ये जैसे लिया गया तृतीय कार्बोधनायनों की बात करें तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। इससे कम स्टेबल होता है द्वितीयक, यानी द्वितीयक अगर लेंगे CH3, ऊपर CH3 नीचे H लेते हैं, ये प्लस हो गया। इससे कम होता है प्राथमिक, यहाँ CH3 यहाँ ऊपर नीचे H मान लिया जाए, यहाँ हो जाता है ये प्राथमिक हो जाता है। और इससे भी कम होता है मेथिल वाला, जिसके ऊपर का होता है प्लस। यानी ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक और ये का है मेथिल। तो ये कार्बोधनायन के अस्थायित्व का है क्रम है। तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा कार्बोधनायन जो है वो तो तृतीयक है, लेकिन यहाँ कहीं तृतीयक तो दिख नहीं रहा, यहाँ उससे कम का है द्वितीयक। और अगर हम प्राथमिक और द्वितीयक में कंपेयर करेंगे दोस्तों, तो जो द्वितीयक होगा वो ज्यादा अस्थायी होगा किसकी अपेक्षा? प्राथमिक की तुलना में। अब इसमें आप देखिए कि कौन, अगर हमको पहचानने के लिए कह दिया जाए